Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का पार्ट 3 लेकर। ये इससे पहले के जो दो वीडियोस हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे इस वीडियो के लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। ये वाला वीडियो आपके लिए तभी कारगर होगा जब इससे पहले के दो वीडियोस आपने देख रखे हैं। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में। देखिए, ये जो पहला वीडियो था, जो पार्ट 1 था पावर शेयरिंग का, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का। उसके अलावा मैं आपको बता चुका था कि श्रीलंका और बेल्जियम के दो एग्जांपल्स लिए हुए हैं और उन दोनों में इथनिक कंपोजिशन बिल्कुल अलग अलग तरीके की है और उन्होंने उस इथनिक कंपोजिशन को एक तरह से सेटिस्फाई करने के लिए, वहां पे अलग अलग कम्युनिटीज जो रह रही हैं उन सभी को सेटिस्फाई करने के लिए अपने अपने पावर शेयरिंग मॉडल्स दिए, अपने अपने सॉल्यूशंस निकाले। किसका कितना कारगर रहा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में यानी कि सेकंड वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि श्रीलंका ने जो पावर शेयरिंग का मॉडल है वो किस तरह का तैयार किया और फिर उस पावर शेयरिंग मॉडल से बाहर निकल कर क्या आया, क्या रिजल्ट निकला उसका, वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से वहां पे सिविल वॉर हुआ। अब हम बात करते हैं कि बेल्जियम ने किस तरह का पावर शेयरिंग मॉडल तैयार किया, कैसा अरेंजमेंट तैयार किया, जिससे वहां की सिचुएशन जो है वो किस तरह की रही, उसके बारे में हम इस वाले वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। देखिए, बेल्जियम के जो लीडर्स हैं उनका व्यू श्रीलंकन लीडर्स से बिल्कुल अलग था। बेल्जियम के लीडर्स का व्यू था यूनिटी इन द कंट्री। वो यूनिटी को बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे, क्योंकि बेल्जियम के लीडर्स एक बात समझ चुके थे कि अगर कंट्री में यूनिटी नहीं है, अगर कंट्री की सभी कम्युनिटीज जो हैं वो एक साथ कंट्री के लिए अगर कोशिश नहीं करेंगी तो कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। तो कंट्री के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए कंट्री में यूनिटी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये यूनिटी कब होगी? ये यूनिटी कम्युनिटीज के बीच में तब होगी जब कम्युनिटीज को ऐसा लगेगा कि वो सभी बराबर हैं, किसी भी कम्युनिटी को एलियनेटेड फील ना हो कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, या किसी दूसरी कम्युनिटी का ऐसा ना लगे कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो ज्यादा लॉज को यूज कर रही है या ज्यादा पावर लेकर बैठी है और वो हमारे खिलाफ यूज कर रही है। तो कहने का मतलब कम्युनिटीज का सेटिस्फैक्शन ही बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली जो कंडीशन थी यूनिटी के लिए वो थी कि कम्युनिटीज जो है वो लॉ से सेटिस्फाई हों, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन या जो नया अरेंजमेंट जो बेल्जियम बनाने वाला था उससे सेटिस्फाई हों। तो बेल्जियम के लीडर्स यही सोच रहे थे कि किस तरह से लोगों के बीच में यूनिटी को मेंटेन किया जाए, किस तरह से कम्युनिटीज के बीच के जो विवाद हैं, किसी भी तरह के जो किसी भी तरह का स्कफल है, किसी भी तरह की जो कंट्रोवर्सी है, उसको कैसे रोका जाए और इन सब के लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इन्हीं सब की तलाश में, इस ऐसे ही एक अरेंजमेंट की तलाश में 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम ने 4 बार अपने संविधान को अमेंड कर दिया। यानी कि 1970 से 1993 तक उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया ताकि वो परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मिल सके जिससे सभी कम्युनिटीज सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं आपको उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने लास्ट में बनाया उसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट की फीचर्स बताऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम के लीडर्स ने डिजाइन किया। हालांकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इसके लॉज काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर फिर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया और वो संविधान सभी कम्युनिटीज को फिट भी रहा। तो हम बात करते हैं उन कंडीशंस के बारे में। तो देखिए, 4 इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा है सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रसेल्स और चौथा है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो देखिए, गवर्नमेंट तो 3 ही तरह की है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये जो सेपरेट गवर्नमेंट है ब्रसेल्स के लिए, ये बनाने का अलग कारण है, इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में अभी आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बेल्जियम के अंदर जो लोग हैं वो 2 मेजर पॉपुलेशंस हैं वहां पे, एक तो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन और दूसरी है डच स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड हुआ कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का और डच स्पीकिंग लोगों का वो बराबर होगा। कहने का मतलब फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो हैं उनका नंबर बराबर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ये कुछ इस तरह के लॉज इन्होंने बनाए जिससे कोई भी एक कम्युनिटी
अपने हिसाब से यूनिलैटरली अपने हिसाब से किसी भी तरह का डिसीजन ना ले पाए, सभी के उसमें पार्टिसिपेट करने से डिसीजन हो, कोई भी एक कम्युनिटी अपने हिसाब से डिसीजन ना ले ले। तो इस तरह के लॉज जो है इन्होंने मेंटेन किए। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। जो सेकंड टाइप है वो स्टेट गवर्नमेंट था, जैसे हमारे देश में भी यानी कि इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट्स के बीच में जो है लगभग पूरी पावर डिवाइडेड होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी काफी सारे पावर्स थे। यहां बेल्जियम के संविधान में एक खास बात यह थी कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह से सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो अधिकार हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट थे, बिल्कुल उनके पास में उनका जो राइट है वो बिल्कुल फिक्स था कि हाँ उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह से इंटरवीन नहीं कर सकती, किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो ये खास बात जो है स्टेट गवर्नमेंट को लिखते वक्त संविधान में इन्होंने ध्यान में रखी कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं दिया, उनका सबऑर्डिनेट नहीं बनाया। आगे हम बात करते हैं सेपरेट गवर्नमेंट के बारे में, ब्रसल्स की। देखिए ब्रसल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं। और ब्रसल्स के अंदर अलग से गवर्नमेंट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रसल्स के अंदर जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो कंट्री से बिल्कुल अलग है। जो कंट्री है, कंट्री में डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो ज्यादा हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग कम हैं, यानी कि डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में है पूरी कंट्री के अंदर, वहीं फ्रेंच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में हैं। लेकिन अगर बात हम ब्रसल्स की करते हैं तो वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो हैं वो मेजॉरिटी में है और डच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी के अंदर है। तो इस चीज की वजह से यहां पर भी एक अलग गवर्नमेंट बनाई और यहां इस सेपरेट गवर्नमेंट में भी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग दोनों जो कम्युनिटीज हैं उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया। अब आप पूछेंगे कि फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन इसके लिए रेडी क्यों हुई, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग लोग तो वहां पे मेजॉरिटी में हैं। तो फिर उन्होंने इस तरह की जो पावर डिवाइडेशन है उसे स्वीकार क्यों किया, उसे एक्सेप्ट क्यों किया? तो इसका कारण बेसिकली यह है कि डच स्पीकिंग लोगों ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया था, वो भी तब जबकि डच स्पीकिंग लोग पूरी कंट्री में मेजॉरिटी के अंदर है। उसके बावजूद उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन यानी कि 50-50 का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारे आधे मेंबर ही होंगे, आधे मेंबर फ्रेंच कम्युनिटी से आएंगे। इसी वजह से ब्रसल्स के अंदर भी फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ पे मेजॉरिटी में हैं लेकिन हम यहाँ पे हाफ रिप्रेजेंटेशन जो है एक्सेप्ट करते हैं, बाकी का हाफ जो है वो डच स्पीकिंग लोगों का रहेगा। तो इसी वजह से दोनों का बराबर रिप्रेजेंटेशन जो है रहा ब्रसल्स के अंदर, जो कि एक कैपिटल सिटी है। ये बहुत ही अच्छी चीज थी। यहाँ पे देखिए दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे रही हैं, एक दूसरे की फीलिंग को रेस्पेक्ट दे रही हैं। ये सबसे जबरदस्त या सबसे ब्यूटीफुल बात है इनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और यही मेन चीज थी। बेल्जियम के जो लीडर्स हैं वो इसी एक चीज को टारगेट कर रहे थे कि कम्युनिटीज एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कम्युनिटीज एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, केवल अपना अपना दबदबा करने की कोशिश करेंगे, तो इससे यूनिटी जनरेट नहीं होने वाली कंट्री के अंदर। तो हमें क्या समझ में आता है इस पूरे एपिसोड से? देखिए इससे समझने वाली बात यह है सबसे पहले कि कंट्री के अंदर डिसीजन क्या होगा ये सभी कम्युनिटीज मिलकर डिसाइड करें। कोई भी एक कम्युनिटी अगर मेजॉरिटी में है तो वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश ना करे। बेल्जियम के लीडर्स को यूनिटी की इंपॉर्टेंस पता थी और किसी भी कंट्री के लीडर्स को यूनिटी का इंपॉर्टेंस पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो सही रास्ते पे कंट्री को नहीं ले जा पाएंगे। बेल्जियम के लीडर्स ने यूनिटी का इंपॉर्टेंस समझते हुए उस यूनिटी को किस तरह से रियलाइज करना है कंट्री में, इसके लिए भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया जो है आइडिया लगाया। और उन्होंने फाइनली यही बात एक तरह से अपने मॉडल से समझाई कि जब तक कंट्री की जो कम्युनिटीज हैं वो एक दूसरे की फीलिंग्स को रेस्पेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, तब तक यूनिटी को किसी भी तरह से रियलाइज नहीं किया जा सकता। श्रीलंका का एग्जांपल लें तो श्रीलंका ने बिल्कुल इसका उल्टा किया। श्रीलंका ने जो कम्युनिटीज हैं उनकी प्रॉब्लम या उनकी फीलिंग्स को समझने के बजाय वहां की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उन्होंने पावर को अपने हाथ में रखने की कोशिश की। उन्होंने ये लॉजिक दिया कि हम मेजॉरिटी में हैं तो हम ही डिसाइड करेंगे कि कंट्री में होगा क्या। इससे जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी वहां की वो
खुद को एलियनेटेड फील करने लगी, वो खुद का बाहर का फील करने लगी, और यहीं से समस्या शुरू हुई। और यहीं पे श्रीलंका की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने एक तरह से सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध की नींव रख दी, और अल्टीमेटली वो हुआ भी। इससे श्रीलंका को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल से एक तरह का एग्जाम्पल जो है क्रिएट किया पूरी दुनिया के लिए, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने के बाद में फाइनली बेल्जियम जो है वो डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर आ गया। तो ये बहुत ही जरूरी बात थी। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर से, ताकि हम इसी तरह के बढ़िया और जो है अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच।